नमस्कार साथियों, भाषा से संबंधित प्रीवियस वीडियो में मैंने अपभ्रंश भाषा के बारे में बात की थी। आज का वीडियो अवहट्ट भाषा से संबंधित है। तो बिना देरी किए आज के टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है अवहट्ट भाषा का सामान्य परिचय। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। फिर दूसरा पॉइंट इसकी विशेषताओं के बारे में हम समझेंगे। और अंतिम आज का पॉइंट अवहट्ट भाषा से संबंधित रचनाएं एवं उनके रचनाकार। तो चलिए अवहट्ट भाषा के सामान्य परिचय से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अवहट्ट भाषा के बारे में समझते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी के बीच की भाषा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कहने का तात्पर्य अवहट्ट जो भाषा है वह अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी के बीच की भाषा है। कुछ विद्वानों का अवहट्ट भाषा को लेकर अपना अपना मत है, जिसे हम बिंदुवार समझेंगे। कतिपय विद्वानों ने उत्तरकालीन अपभ्रंश को ही अवहट्ट कहा है। अब जैसे कुछ विद्वानों के बारे में हम बात करें जिन्होंने क्या कहा है अवहट्ट भाषा के बारे में, सबसे पहला नाम आता है नामवर सिंह जी का। ये कहते हैं कि परवर्ती अपभ्रंश के लिए अवहट्ट शब्द के प्रयोग का सुझाव सर्वप्रथम नामवर सिंह जी ने ही दिया था। ये परवर्ती अपभ्रंश को क्या मानते हैं? अवहट्ट भाषा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे देखें तो भोला शंकर व्यास जी ने क्या कहा है? इन्होंने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ट भाषा माना है। अब अगर बात करें थर्ड पॉइंट की बात करें, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी व अन्य विद्वानों के मत दोनों में ही साम्यता यह है कि इन्होंने अपभ्रंश काल की समाप्ति और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के स्वरूप ग्रहण के काल की संक्रांतिकालीन भाषा को अवहट्ट भाषा माना है। मतलब सेम ही चीज़ है जो नामवर सिंह जी बात कर रहे हैं, जो भोला शंकर जी बात कर रहे हैं और जो सुनीत कुमार चटर्जी बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतभेद हमें यहाँ पर दिखाई देने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार अवहट्ट अपभ्रंश से भिन्न भाषा थी अथवा अपभ्रंश का ही दूसरा नाम, इस संबंध में आज भी भिन्न भिन्न मत है। अब कुछ आदिकालीन कवियों की रचनाओं में भी अवहट्ट शब्द के प्रयोग की जानकारी मिलती है। जैसे आप देखेंगे कि विद्यापति की कीर्तिलता में स्पष्ट रूप से अवहट्ट शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो दी गई हैं। देसिल बयना सब जन मिठा ता तैसन जंपजो अवहट्टा। ये लाइन नेट एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। और इसके अलावा अब्दुल रहमान जी जो आदिकालीन ही कवि हैं, अवहट्ट शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अवहट्ट भाषा की विशेषताओं के बारे में। सामान्य परिचय की जानकारी ले ली, अब इनकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। हरदेव बाहरी जी ने अवहट्ट की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहली विशेषता ये है कि ए और औ दो नई स्वर ध्वनियाँ अवहट्ट में विकसित हुई हैं। दूसरी विशेषता, इसमें मूर्धा सा का उच्चारण पूर्व में तालब दिशा के समान होता है तथा पश्चिम में खा के समान होता था। अब यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों में अंत आ का लोप हो गया है। स्त्रीलिंग शब्दों में अंत का मतलब कि जब शब्द के अंत में बड़े आ की मात्रा आती थी, उसका भी लोप धीरे धीरे हो गया है अवहट्ट भाषा में। अवहट्ट भाषा में संज्ञा का सरल रूप देखने को मिलता है। इसमें ए, ओ, जे, के जैसे नए सर्वनाम भी विकसित हुए हैं। परंपरागत तद्भव शब्दों का बाहुल्य भी पाया जाता है अवहट्ट भाषा में। अब चलिए बात करते हैं आज के वीडियो का सबसे अंतिम पॉइंट के बारे में, अवहट्ट भाषा की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकारों के बारे में। तो सबसे पहली रचना संदेश रासक है, जिसे अब्दुल रहमान जी ने लिखा है। फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित जी ने लिखा है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने लिखा है। कीर्तिलता कीर्ति पताका, ये बहुत फेमस रचनाएं हैं, विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। फिर ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। राउल वेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। प्राकृत पैंगलम विद्याधर के द्वारा लिखा गया है। इन सभी रचनाओं में अवहट्ट भाषा की झलक हमको देखने को मिलती है, क्योंकि विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट ही कहा है। इस प्रकार से अवहट्ट भाषा से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर कुछ त्रुटिवश छूट गया है
तो आप ज़रूर हमारा मार्गदर्शन करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।